नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में, जहां पर अमर उजाला का शब्द सम्मान समारोह इस वक्त हो रहा है। और मेरे साथ हैं सीतांशु यतीश चंद्र जी, जिनको वर्ष 2024 का सम्मान मिला है, शब्द सम्मान। प्रसिद्ध नाटककार हैं, कवि हैं, लेखक हैं और गुजराती भाषा के विख्यात लेखक हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। दीपाली जी नमस्कार। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको 2024 का शब्द सम्मान आपको मिला है? अच्छा लग रहा है इसलिए कि सोच समझकर जानने के बाद दिया गया ये सम्मान है। दो शब्द है, पुरस्कार और पारितोषिक। तो पुरस्कार के साथ तिरस्कार का भाव भी जुड़ा है और पारितोषिक के साथ परितोष यानी आनंद का भाव जुड़ा है। तो अमर उजाला का जो ये है सारा, उसमें मैंने एक परितोष का भाव देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए अगले सालों में भी मैं देख रहा, तो इसकी मुझे बड़ी खुशी है। तो सर, मुझे गुजराती भाषा के बारे में आपसे ये पूछना है कि जब हम किसी एक ऐसी भाषा के बारे में बात करते हैं जो ख़ासतौर पर, जब हमारा देश जो बहुत सारी भाषाओं से संपन्न है, वहाँ गुजराती भाषा में ख़ासतौर पर लिखना, क्या आपको लगता है कि इससे जो आपकी पढ़ने वाली ऑडियंस है वो लिमिटेड हो जाती है? मेरा ख्याल है कि लेखकों को लोकेशना से मुक्त होना चाहिए। कितने अदर लाइक आए, कितने ज़्यादा पढ़े, वो ठीक है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन अगर एक भी कोई पढ़ने वाला अगर सच्चा मिल जाए तो उससे संतोष होना चाहिए, लोकेशना नहीं होनी चाहिए। भवभूति ने कैसा कहा है, उत्पत्स्य तेस्ति मम कोपि समान धर्म, यानी उत्पन्न होगा या तो है मेरा समान धर्म। कहाँ कालो अयम निरवधिर विपुलाश्च पृथ्वी, समय निरवधि है और पृथ्वी भी विपुल है। तो गुजराती पढ़ने वाले कहाँ कहाँ होंगे, पढ़ लेंगे। और अनेक भाषाओं में अनुवाद होते हैं, तो जैसे हम मराठी या हिंदी या बांग्ला कवि को पढ़ लेते हैं गुजरात में, तो अच्छी कविता होगी तो बंगाल में और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में भी पढ़ी जाएगी। तो इस दो तरह से मेरा ख्याल है कि लेखक को जो अपनी भाषा है उसमें गहराइयों में जाकर लेखन करना चाहिए। सर, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि युवा भी इससे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन आपकी इतनी लंबी लेखन यात्रा है और बहुत विविध प्रकार का लेखन आपने किया है, नाटक भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, फिर उपन्यास भी लिखे हैं। वहाँ अभी आप लाइक की बात कर रहे थे कि लोगों को उससे मुक्त रहना चाहिए, लेकिन जो आज का यूथ है, जो फेसबुक या डिजिटल ज़माने में है, वो वहीं से खुद को एक कवि या लेखक मानने लगता है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? युवा भारतीय पीढ़ी में मेरा गहरा विश्वास है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग ये सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो वहीं उनकी बात समाप्त हो जाती है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से तो उनकी बात शुरू होती है। अगर हम में धीरज हो, हमारे जैसे अगली पीढ़ी के लेखक में, तो हम इस पीढ़ी के साथ थोड़ा ज़्यादा चले और देखे तो सही कि कहाँ तक वो जाती है। जब जब मैंने ये देखा है तब मैंने देखा है कि ये तो करती है लाइक आदि, उससे बाद उनकी एक और भी यात्रा है। और आज की जो भारतीय युवाओं की पीढ़ी है उसमें बहुत ताकत है, वो पूरे जगत को जानती है। तो अच्छा लिखो तो वो आपके साथ रहेगी, साहस करो तो आपके साथ रहेगी, कुछ इंटरोगेट करो अपने वास्तव को तो आपके साथ रहेगी। अगर आप ऐसा चाहो कि मैं विख्यात हो जाऊं तो वो लोग चले जाएंगे। विख्यात होने का मोह छोड़ो और सचमुच इंटरोगेटिव क्रिएटिविटी के पास जाओ। सर, जब आप इतने सारी विधाओं में लिखते हैं, ख़ासतौर पे जहाँ आपने अनुवाद भी किए हैं, वहाँ पर क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हमें भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो मूल कृति है उसकी आत्मा बची रहे। तो उसका ध्यान आप कैसे रखते हैं? आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया कि मूल की आत्मा
अभी भगवद गीता में जैसे कहा है कि आत्मा तो रहती है, लेकिन उनके पहनाव बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि एक भाषा में से दूसरी भाषा में जब जाए, तब वो जो जिस भाषा में हम ले जाते हैं, उस भाषा का सौंदर्य भी उसमें प्रकट होना चाहिए। वो आत्मा के लिए इतना मूल से भी अधिक अच्छा, अधिक सुंदर ऐसा अगर निवास स्थान हम बनाए, ऐसा देह बनाए, ऐसे वस्त्र बनाए, तो वो आत्मा आ जाएगी। रविंद्रनाथ ने अपने ही काव्यों में ये करने का प्रयत्न किया था, लेकिन रविंद्रनाथ की बंगाली रचना जितनी प्यारी लगती है, उतनी उनकी अंग्रेज़ी रचना प्यारी नहीं लगती है। तो रविंद्रनाथ जैसे भी अपने खुद का ही अनुवाद अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो हमसे कभी गलती हो गई तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मूल ये होना चाहिए कि जिस भाषा में आप अनुवाद करते हैं, उस भाषा का सामर्थ्य, उस भाषा का सौंदर्य वो उसमें आना चाहिए। तो फिर वो मूल काव्य का, मूल रचना का जो अर्क है, वो अधिक सुंदर होकर आएगा। क्योंकि जो पढ़ने वाला है अनुवाद, वो तो मूल नहीं पढ़ेगा। तो हाँ, तो इसके मेरा ख्याल है कि अनुवादक को थोड़ा डिसऑनेस्ट होने में कुछ बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुवाद वेव्स में होते हैं, पहला आकर्षक वेव आता है, फिर एक्यूरेट वेव आता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। इसके अलावा सर, हम जब अभी धैर्य की बात कर रहे थे, आपने धैर्य की बात कही कि धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जब आज इतना भागता दौड़ता ज़माना है, वहाँ लोगों का मन कहीं ठहरता नहीं है। तो आपको लगता है कि कवि होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मन कहीं ठहरे, तब आप अपनी रचना पे काम कर पाओगे या कुछ लिख पाओगे? जब हम कोई प्रवास पर निकल पड़ते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का होता है, तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं। बीच में कोई ऐसी जगह आ जाती है कि हमें बिल्कुल जल्दी हो, अगली फ़्लाइट निकल जाने वाली है, फिर भी हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ ठहर जाने का मन होता है। कोई पहाड़ी हो या कोई नदी हो, कुछ भी हो, समुद्र तट हो, इस तरह से ठहरने की जगह उत्पन्न करनी, वो आज के भारतीय लेखक का आपद धर्म हो गया है। क्योंकि प्रवास बहुत वेग से हो रहा है प्रजा का, तो ठहरने की जगह उसको अच्छा लगेगा, अच्छी जगह बनाओ। तो मेरा ख्याल है कि किसी वो कहे न, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, ऐसा है अपने आप में जरा। द फॉल्स एलिट इज़ वन हु डिमांड्स द मोस्ट फ्रॉम अदर्स एंड द ट्रू एलिट इज़ वन हु डिमांड्स द मोस्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। ऐसा औरते का ये गैसेट नाम के स्पेनिश फिलोसोफर ने कहा है। तो वन मस्ट डिमांड द मोस्ट फ्रॉम वन सेल्फ। नहीं, आपको नहीं ऐसा लगता है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सर, आखिर में आपकी गुजराती कविता हम सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। मैं गुजराती नहीं बोलूँगा क्योंकि हिंदी से बहुत दूर नहीं है, बहन जैसी है। मैंने ये कविता समुद्र पर लिखी है, लेकिन समुद्र मंथन हुआ उससे पहले कैसा होगा समुद्र, इसके बारे में लिखी है। देवो અને દાનવોએ સરળ કરી નાખ્યો, એની પહેલાંનો સમુદ્ર મેં જોયો છે। એમાં ભીજાવું અને દાઝવું એ એક જ છે, यानी भीग जाना और जल जाना। મેં વડવાનળના પ્રકાશમાં પાણી જોયા છે, क्योंकि समुद्र के भीतर वड़वानल होता है ऐसा कहते हैं। उसके समुद्र के भीतर जो अग्नि है, उसके प्रकाश में मैंने वो जल देखा है। मैं वड़वानळના પ્રકાશમાં પાણી જોયા છે। હું જ્યારે બહાર હોઉં ત્યારે મારા હાથમાં મોતીના મુઠ્ઠા ન હોય। मैं मोती लेने के लिए नहीं गया हूँ, मैं देखने के लिए गया हूँ। जे छे ते छे केवल मारी आँखों में। वो उसकी अंतिम पंक्ति है कि जो है वो मेरी मुट्ठियों में नहीं है, केवल मेरी आँखों में है। मैंने ये सब देखा है। देवों और दानवों ने सरल कर दिया, उसके पहले का समुद्र मैंने देखा है। ऐसी ये मेरी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हिंदी अनुवाद भी साथ साथ बता दिया अपनी कविता का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अभी सितांशु यतीश चंद्र जी, जिनको आकाशदीप शब्द सम्मान आज मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।